हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको फाइब्रॉइड यानी कि लियोमायमा, जिसे आम भाषा में रसोली भी कहते हैं, के बारे में जानेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि उसको रसोली निकली है या उसके यूट्रस में रसोली हो गई है या एक गांठ बताई गई है। तो ये रसोली या गांठ यूट्रस की क्या होती है? यूजुअली फाइब्रॉइड जो होती है एक तरीके की ऐसी गांठ है जो कि नॉन कैंसरस यानी कि बिनाइन गांठ होती है। फाइब्रॉइड किन एज में ज़्यादा मिलते हैं? फाइब्रॉइड यूजुअली 30 से 40 साल की रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स में मिलते हैं। प्री प्यूबर्टल एज फीमेल्स में नहीं मिलते हैं, हालांकि ये मीनोपॉज के करीब आने वाली फीमेल्स में भी मिल सकते हैं। एथनिसिटी के अकॉर्डिंग ये ब्लैक वुमेन्स में वाइट वुमेन्स से कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है फाइब्रॉइड की तो उनमें फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस ज़्यादा। कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? यूजुअली मीनोपॉज के बाद जब ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होने लगती है तो फाइब्रॉइड्स का साइज भी कम होने लगता है। दूसरा, ये भी कहा जाता है जिन टैबलेट्स में ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि ऐसी पिल्स कंज्यूम करना जहाँ ईस्ट्रोजन हो, तो उन केसेस में भी आपको फाइब्रॉइड्स मिलने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए इस थ्योरी को ज़्यादा प्रपोज करते हैं कि हार्मोन्स जो हैं वो फाइब्रॉइड्स बनाने में ज़्यादा उत्तरदायी हैं। यूजुअली छोटे फाइब्रॉइड्स जो हैं ज़्यादा क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं कॉज करते हैं। कभी कभी फाइब्रॉइड्स इंसिडेंटली अल्ट्रासाउंड में भी डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ फाइब्रॉइड्स जो हैं क्लिनिकल सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। तो ऐसे क्या क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं जिससे आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे? पेशेंट कंप्लेन करता है मेंसेस से रिलेटेड। वो कहेगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते हैं, जिसे हम मीनोरेजिया कहते हैं। एक्सेसिव पैड्स का इस्तेमाल करती हैं। या दूसरा कहते हैं कि मेरे को बीच बीच में पीरियड आते हैं, जिसको हम इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग भी बोलते हैं। या पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, पहले दिन के अलावा भी दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें दिन तक भी पेन चलता है, जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। या पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि हमको सेक्स या इंटरकोर्स के दौरान भी पेन होता है। इसके अलावा पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे गोला जैसा महसूस होता है मेरे पेट में। यदि आपके फाइब्रॉइड का साइज बहुत बड़ा है तो आपको पर एब्डोमिनली लंप भी दिखाई दे सकता है। या पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि मुझे इनफर्टिलिटी है, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन बच्चे पैदा नहीं हो रहे। इसके अलावा पेशेंट कंप्लेन कर सकता है प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम से। जब फाइब्रॉइड का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वह आपके यूरिनरी ब्लैडर पे भी अफेक्ट कर सकता है। तो पेशेंट कहेगा मुझे बार बार यूरिनेशन होता है, यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम लेके पेशेंट आपके पास आता है। पेशेंट कहता है मेरे लोअर बैक में या मेरे एब्डोमेन में पेन होता है। कुछ पेशेंट एब्डोमिनल क्रैम्प्स की कंप्लेन लेकर भी आते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है कि हम फाइब्रॉइड्स को कैसे डायग्नोज करते हैं। नॉर्मली आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस करते हैं। अल्ट्रासाउंड पे ये गांठें हाइपोइकोइक, आइसोइकोइक और हाइपर इकोइक किसी भी तरीके से दिख सकती हैं। इसके अलावा इनमें कुछ कैल्सिफिकेशन है तो वो आपको कैल्सिफिकेशन अल्ट्रासाउंड पे मिलेंगे, और अगर हमारे फाइब्रॉइड में सिस्टिक डिजेनरेशन हुआ है तो सिस्ट भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा इसका साइज असेस कर सकते हैं, ये किस लोकेशन पे है, यानी कि इंट्राम्यूरल है यानी कि मायोमेट्रियम के अंदर है, या यूट्रस से ज़्यादा बाहर जा रहा है, यूट्रस के ज़्यादा अंदर यानी कि सब म्यूकोजल या सब सीडोजल है। इसके अलावा फाइब्रॉइड यूट्रस से निकल के भी आपके किसी और लोकेशन में जा सकता है। पैरासिटिक फाइब्रॉइड उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हम फाइब्रॉइड को डायग्नोज करते हैं। इसके अलावा एमआरआई पेल्विस, जब हमारे कन्फ्यूजन होता है अल्ट्रासाउंड पे तो एमआरआई पेल्विस गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें हम चेक कर सकते हैं अपने फाइब्रॉइड्स के बारे में। इसके अलावा हिस्टोस्कोपी, सीटी और लैप्रोस्कोपी के थ्रू भी हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले आता है कि क्या फाइब्रॉइड को वाकई में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपका फाइब्रॉइड एसिम्टोमेटिक है, बहुत छोटा है, सिम्टम कॉज नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में आपको फाइब्रॉइड को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है।
या आप मीनोपॉज एज की तरफ जा रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको फाइब्रॉइड ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर पेशेंट कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा क्लिनिकल फीचर है, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है, मुझे बहुत ब्लीडिंग होता है या इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग होता है, या पेशेंट कहता है इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, एब्डोमिनल पेन की दिक्कत है, प्रेशर सिम्टम उसको आ रहे हैं, एब्डोमिनल लंप उसका बन चुका है, ऐसे केस में हम ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट को हम मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट में डिवाइड करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट भी उनको देते हैं जिनमें पेशेंट एक्चुअल में कुछ कंप्लेन करता है। जैसे पेशेंट कहता है कि मुझे इतना ब्लीडिंग हो गया है कि उसमें हीमोग्लोबिन लॉस हो गया है, पेशेंट अनीमिक हो गया है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को ट्रेनेक्सेमिक एसिड देते हैं जो उसका ब्लड रोकता है। दूसरा, कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसके लिए डिसमेनोरिया के लिए हम पेशेंट को स्पास्मोटिक एंटी स्पास्मोटिक टैबलेट्स देते हैं। इसके अलावा पेशेंट को ओसीपीज एडवाइस करते हैं, पेशेंट को प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग टैबलेट देते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग आईयूडीज भी देते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट में फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसे केसेस में हम मायोमेक्टोमी या हिस्टेरेक्टोमी के ऑप्शंस की तरफ भी जाते हैं। इसके अलावा आपकी फाइब्रॉइड किस टाइप का है, क्या क्लिनिकल फीचर कॉज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट को डिवाइड करते हैं। आप अपनी फाइब्रॉइड के लिए अपने पर्टिकुलर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रेफर ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।